लिखें एक और पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि के साक्ष्य तथा दासों को उत्पादन कार्यों में लगाए जाने के साक्ष्य दासों को उत्पादन कार्यों में लगाए जाने के साक्ष्य। ठीक है, दासों को उत्पादन कार्यों में लगाए जाने के साक्ष्य। उत्तर वैदिक काल में दासों को उत्पादन कार्य में लगाया जा रहा था क्या? नहीं। भूस्वामित्व का उस समय उल्लेख मिलता है? नहीं मिलता है, हमें, हमने जिक्र नहीं किया आपको। चावल की रोपाई का कोई उल्लेख नहीं। हाँ, लौह उपकरणों का खेती में उपयोग हो रहा था, बड़े पैमाने उपयोग हुआ। ये सारी चीजें बताती हैं कि इस दौर में जनसंख्या भी बढ़ी है। इस समय शहरों की संरचना किलोमीटर में फैली हुई है, अब आवासीय संरचना की बहुत सारी जानकारी मिल रही है। ये सारी चीजें बताती हैं इस दौर में अधिशेष उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लें आप। ये सभी तथ्य रेखांकित करते हैं कि गंगा घाटी में बड़े पैमाने पर अधिशेष उत्पादन हो रहा था। गंगा घाटी में बड़े पैमाने पर अधिशेष उत्पादन हो रहा था। ठीक है, आवश्यकता से अधिक उत्पादन, है ना, एक तो हो गया आपका ये। पशुपालन पे अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको अलग से। पशुपालन हर दौर में रहता है। शुरू में जो नई नई जानकारी, पहली बार पशुपालन का साक्ष्य पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण किस काल से मिलता है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल के कौन से स्थलों से? आदमगढ़ और बागोर से मिलता है। आदमगढ़ किस स्टेट में पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और बागौर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में भी पशुपालन है, हड़प्पा में भी पशुपालन, वैदिक काल में भी पशुपालन, ये सब उल्लेख हमने किया है ना। अब वो स्टैब्लिश है पशुपालन, उसके बारे में अलग से कोई बात। बस ये था कि पशु बलि का प्रचलन बहुत था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, है ना, पशु बलि का प्रचलन बहुत था। खैर, अब लिखें शिल्प के बारे में। शिल्प, देखें, देखो, जब मैं कहता हूं ना समकालीन साहित्य, तो जैसे बौद्ध साहित्य हो गया। ठीक है, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जातक कथाएं हैं, सुत्त निपात हैं, ऐसे करके कुछ कुछ किताबों का उल्लेख मिलेगा। जैन साहित्य भी है, काफी समृद्ध है, बट इतिहास निर्माण में इसका थोड़ा यूज कम किया गया है। ठीक है, जैन साहित्य में अंग है, उपांग है, ऐसे करके। और फिर सूत्र साहित्य है। सूत्र साहित्य के भी 6 भाग हैं, जिसमें खास करके जो गृह सूत्र वगैरह है, धर्म सूत्र है, उन सब का बड़ा महत्व है। ठीक है, इस दौर में तो हम कहते हैं ना समकालीन साहित्य, यानी इनके आधार पर ही किसी भी काल के बारे में पढ़ते हैं तो उस दौर का साहित्य और उस दौर का पुरातत्व, इतिहासकार दोनों को मिला करके उस दौर की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था जो साहित्य में हो, पुरातत्व में भी मिल जाए काल निर्धारण के बाद, उसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। ये इतिहास लिखने का तरीका होता है। तो अक्सर जब आप किताब पढ़ोगे तो साहित्य ही मैक्सिमम चलेगा आपको। बीच बीच में एनबीपीडब्ल्यू स्थलों से ये मिला है, एनबीपीडब्ल्यू स्थलों से ये मिला है, तो उसकी प्रामाणिकता और बढ़ जाती है। हर दौर में हम लोग पुरातत्व का भी यूज करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं समकालीन साहित्य है ना, तो लिखो समकालीन साहित्य में बड़ी संख्या में शिल्पों का उल्लेख मिलता है।
ठीक है, बड़ी संख्या में शिल्पों का उल्लेख मिलता है। लेकिन साथ ही शिल्पों के विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन, एवं शिल्पों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों की जानकारी, गिल्ड, विभिन्न श्रेणियों की जानकारी भी। अब देखो बदलाव क्या आया इस समय उत्तर वैदिक काल से तुलना में। यहां पे स्पेशलाइजेशन, जैसे एक जगह है तो पता चला हाथी दांत का ही काम हो रहा है, एक ऐसी गली है तो केवल स्वर्णकारों की गली है, एक बर्तन निर्माताओं की गली है, ठीक है, एक बर्तन निर्माताओं की गली। जैसे आर्य शर्मा एग्जाम्पल देते हैं, वैशाली में एक जगह है, वहां पे एक साथ 500 कुम्हारों के दुकानों का उल्लेख मिलता है, एक साथ इतने सारे बर्तन बनाने वाले हैं। समकालीन साहित्य में 18 प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख है, जैसे बर्तन बनाने वालों का एक संगठन, कपड़ा बनाने वालों का संगठन, लकड़ी वालों का संगठन है, ऐसे करके, है ना, उनका अपना यूनियन। उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता, तो हमें क्या चेंज दिखाई पड़ता है, हमें गिल्ड, हमें क्या दिखाई पड़ता है, स्पेशलाइजेशन, अलग अलग गलियां, कभी अलग अलग गांव, ऐसे करके, ठीक है। इसी में एग्जांपल ले लिया, जैसे वैशाली में एक ही स्थल पर 500 कुम्हारों के दुकानों का उल्लेख, एक ही स्थल पर 500 कुम्हारों के दुकानों का उल्लेख, ठीक है। तो शिल्प हो गया, आके आप लिखें व्यापार, व्यापार लिखें आप कि समकालीन साहित्य से आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का उल्लेख ठीक है। देखो जैसे जातक कथाओं में, जातक साहित्य में दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार का उल्लेख मिलता है, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार का उल्लेख मिलता है। इसी में एक एग्जांपल और लिख लें आप कि बुद्ध काल में NBPW नामक बर्तन, NBPW नामक बर्तन का देश के अलग अलग हिस्सों से साक्ष्य ठीक है। एक ऐसा बर्तन है जो पंजाब, हरियाणा, दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में, उत्तर भारत में तो बहुतायत में मिल रहे हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका ट्रेड, मतलब एक पुरातात्विक साक्ष्य हो गया। जातक ग्रंथ में विभिन्न शहरों के बीच व्यापार, व्यापारियों का, इन सब का उल्लेख मिलता है।
उत्तर वैदिक काल में हमने क्या करा, सीमित स्तर पे व्यापार की जानकारी। यहां पे आंतरिक व्यापार भी बड़े पैमाने पर, ठीक है, और बाह्य व्यापार के भी प्रमाण। तो क्या चेंजेस आया उत्तर वैदिक काल की तुलना में? फिर इस बात को नोटिस करिएगा, पिछले काल की तुलना में जो चेंजेस आ रहा है मैं केवल वही बता रहा हूं आपको। समझ में आ रही है बात सभी को ना? केवल चेंजेस, किन किन वस्तुओं का व्यापार था, बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो हम लेंगे, नहीं तो फिर इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे सिक्कों के बारे में लिखिए आप। इसी काल में पहली बार सिक्कों के प्रचलन के साक्ष्य ठीक है, इसी काल में पहली बार सिक्कों के प्रचलन साक्ष्य, कौमा, सर्वप्रथम 5वीं सदी ईसा पूर्व में सर्वप्रथम 5वीं सदी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं मगध से सिक्कों के साक्ष्य एवं मगध से सिक्कों के साक्ष्य, ठीक है। पहली बार बुद्ध काल में सिक्के कब मिल रहे हैं? 5वीं सदी ईसा पूर्व से। किस क्षेत्र से पहली बार मिलते हैं? तो एक ही साथ लिखा हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से मिलते हैं, कौमा, चांदी एवं तांबे के सिक्के ठीक है, चांदी एवं तांबे के सिक्के। ऐसा माना जाता है कि पहला सिक्का शायद चांदी का बनाया गया हो, मतलब, है ना। आर्य शर्मा कहते हैं कि संभवतः जो प्राथमिक सिक्का रहा होगा वो चांदी का रहा होगा, कौमा, इन सिक्कों पर लेख नहीं है बल्कि कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। इन सिक्कों पर लेख नहीं है बल्कि कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। ठीक है, आकृतियां बनी हुई हैं, कुछ लिखा हुआ नहीं है सिक्कों पे, ठीक है। कुछ कुछ आकृति है, जैसे मान लो किसी पेड़ की आकृति है या कोई जीव जंतु की आकृति ऐसे बनी हुई है। इसी में लिखें आप, इन सिक्कों को पंच मार्क्ड या आहत सिक्के भी कहते हैं। इन सिक्कों को पंच मार्क्ड या आहत सिक्के भी कहते हैं, ठीक है। तो शुरुआती सिक्कों के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गए। सिक्कों के प्रचलन से क्या क्या फायदा हो सकता है व्यापार में? पहले वस्तुओं की अदला बदली होती होगी। जैसे आप यहां पढ़ने आते और पैसा नहीं होता तो घर से चावल, घी कुछ लेके आते, गेहूं वगैरह, है ना। आश्रम में नहीं, चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं ना, ठीक है। धोती कुर्ता पहन के मैं भी आता है ना, ठीक है। बहुत शानदार पोशाक है अपना, ठीक है ना। इच्छा तो रहती है कभी धोती कुर्ता पहन के क्लास लूं मैं, है ना, ठीक है ना, बट लूंगा कभी ना कभी, है ना। तो सिक्कों से क्या होता है कि सहजता बहुत आ जाती है, गतिशीलता हो जाती है, खरीद बिक्री में आसान हो जाता है, कीमत लगाने में आसान हो जाता है उसकी, ठीक है ना। ये सब काम काफी सरल हो जाएगा व्यापारियों के लिए, शिल्पियों के लिए, शासक के लिए भी। शासक के लिए टैक्स वसूलना, वेतन देना,
ठीक है, इन सब काम में सुविधा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है ये सिक्कों का प्रचलन। प्राचीन काल में सिक्कों से संबंधित और भी जानकारी हर काल वाइज में आपको देता जाऊंगा। सबको हम जमा कर लेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपके पास हो जाएगी सिक्कों को लेकर के। वैदिक काल के जो साक्ष्य दक्षिण भारत से नहीं मिलते, ये कह रही हैं आप? हाँ, मैं बता रहा हूं आपको। जब हम वैदिक काल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस समय दक्षिण भारत में नवपाषाण काल और महापाषाण काल, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको अलग से, है ना। समकक्ष दक्षिण भारत में नवपाषाण और महापाषाण काल है। इवन जब हम बुद्ध काल भी पढ़ रहे हैं तब भी दक्षिण भारत में महापाषाण कालीन एक ग्रामीण संस्कृति की जानकारी मिलती है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा समकक्ष इसके, ठीक है। हाँ, नहीं, ये सब नहीं लिखा हुआ है। कुछ वजन वगैरह से डिसाइड होता होगा वो। सिक्कों पे जब लिखा हुआ नहीं है कि ये 500 का नोट है कि 2000 का नोट है, तो कैसे डिसाइड होगा? कुछ वजन से ही डिसाइड होता होगा वो, ठीक है। तुम भी हाथ उठाओ। अब रुक जाओ, मैं बोलूं तब तुम पूछोगे। मैं अभी कहां कह रहा हूं, तुम मतलब पत्रकार की तरह बिहेव करते हो, एनडीटीवी के पत्रकार की तरह। नहीं, सॉरी बोलने वाले ही नहीं। पत्रकारिता में कहां कोई सॉरी बोलता है? जिसको मौका मिला बोलते ही रहता है नॉन स्टॉप। हाँ, बोलो। सदी सिक्के कहां? सिक्के, हाँ, चांदी के किसी सोर्स से आयात हुआ होगा। जैसे लोहे के बारे में है कि लोहा जो है झारखंड के खानों से मिलता था। तांबा जो है वो क्लियर कट है कि एक ही जगह वो सीकर झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, पूरा वो है ना, ताम्रपट्टी जो है हमारा वो है ना, खेतरी, ठीक है, वहीं से मतलब वो चलता था, ठीक है। तो कोई ना कोई सोर्स रहा होगा, उसकी जानकारी अलग से दी नहीं गई है यहाँ किताबों में। सोना कर्नाटक से ही माना गया है मतलब, या कभी मध्य एशिया से कुछ आ जाए तो आ जाए, वरना कर्नाटक से ही माना गया है मतलब। तो ताम्रपाषाण महापाषाण कालीन लोगों के समय प्रचलन था उसका। जब हड़प्पा में प्रचलन है तो प्रचलन है, बस वो आयात निर्यात वाली बात है। सिक्कों के बाद लिखो आप शहरों के बारे में। देखो, 6ठी-5वीं सदी ईसा पूर्व में छठी 5वीं सदी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में बड़ी संख्या में शहरों की जानकारी मिलती है। शहरों की जानकारी मिलती है। इसे द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं, सेकंड अर्बनाइजेशन। द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं, ठीक है, सेकंड अर्बनाइजेशन। क्लियर? वैदिक काल में शहर नहीं थे, हमने बताया आपको। सिक्के नहीं है, शहर नहीं है। इस दौर में शहर भी हमें, जब हम महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो महाजनपदों की जितनी राजधानियां वो सब शहर ही हैं। शहर का मतलब एक गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी, जनसंख्या घनत्व अधिक, आवासीय संरचना उनके बेहतर होंगे, प्रशासन व्यापार शिल्प का केंद्र होगा। हड़प्पा में भी ये कॉन्सेप्ट दिया था हमने आपको, दोबारा वही कॉन्सेप्ट है। इस समय के शहर के बारे में पता है कि भाई शहरीकरण क्यों हुआ। हड़प्पाई शहरीकरण के बारे में हमने कहा था भाई कृषक अधिशेष, शिल्प अधिशेष के कारण, बट हम दावे से कह नहीं सकते हम।
बट यहां प्रक्रिया हमें साफ साफ दिखाई पड़ रही है आर्थिक परिवर्तनों के साथ। जैसे जैसे चीजें बदली, सत्ता का केंद्र हुआ, फिर व्यापार का केंद्र, फिर शिल्प का केंद्र, फिर शिक्षा का केंद्र, फिर धर्म का केंद्र। ठीक है, तो शहरीकरण यानी शहरों का कैसे उदय और विकास हुआ वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है यहां पे। इस वाले शहरीकरण में लोहे की बड़ी भूमिका है, पहले वाले में लोहा था ही नहीं। हड़प्पाई शहरीकरण को प्रथम शहरीकरण भी कहते हैं, इसको द्वितीय शहरीकरण कहते हैं। क्लियर सभी को? तो अब जैसे हमने कहा बुद्ध युगीन इकोनॉमी, तो उत्तर वैदिक काल की तुलना में क्या बदलाव दिखाई पड़ रहा है? आ रही बात समझ में? हमने बस परिवर्तनों को यहां हाईलाइट किया, जब उससे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो टॉपिक वाइज भी पढ़ना है और इकोनॉमी वाइज भी पढ़ना है। ऋग्वैदिक काल से एक अलग फ्लो होगा आपका पढ़ने का, ऐसे ही चलेगा। उसके पहले थोड़ा अलग तरीके से पढ़ रहे थे हम भौतिक साक्ष्यों के आधार पर। अब साहित्य है तो एक निरंतरता और परिवर्तन आपको दिखेंगे। ठीक है, देखो बुद्धियोगिन समाज, बुद्धियोगिन समाज पहला पॉइंट लिखो, सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, कौमा इस काल में वर्ण व्यवस्था के जन्म आधारित होने के साक्ष्य, जन्म आधारित होने के साक्ष्य, ठीक है, जन्म आधारित होने के साक्ष्य अर्थात जाति प्रथा के प्रचलन के साक्ष्य, साक्ष्य मिलने लगते हैं। ठीक है, तो वही वर्ण व्यवस्था जैसे कहा गया था कर्म आधारित है, इस काल तक आते आते वो जन्म आधारित उसके साक्ष्य मिलने लगते हैं। यहां ब्रैकेट में लिख लो आप, जाति प्रथा में विभिन्न जातियों के बीच खान पान, तथा विवाह वर्जित एवं जन्म के आधार पर व्यवसाय का निर्धारण, एवं जन्म के आधार पर व्यवसाय का निर्धारण। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था का सैद्धांतिक पहलू तो और जाति प्रथा में अंतर क्या है, वो ये अंतर है। ठीक है, आगे लिखें आप नेक्स्ट पॉइंट। देखिए आप, समकालीन साहित्य में संकट के दौरान विभिन्न वर्णों के द्वारा अलग अलग व्यवसायों विभिन्न वर्णों के द्वारा अलग अलग व्यवसायों के व्यवसाय को अपनाए जाने का भी उल्लेख मिलता है। अलग अलग व्यवसायों को अपनाए जाने का भी। अब जैसे देखो ब्राह्मण का कर्म क्या है, क्षत्रिय का कर्म क्या है बताया गया, ठीक है ना।
बट कोई आपदा आ जाए तो अपने कर्म को बदल भी सकते हैं, उसमें जाना नहीं कौन सा व्यवसाय अपना सकते हैं, बट जो बात है बस चेंज कर सकते हैं अपने व्यवसाय संकट के दौरान। आगे लिखें आप। विभिन्न वर्णों के बीच भेदभाव अधिक प्रखर होता गया। जैसे एक ही अपराध में निचले वर्ण को अधिक सजा, ठीक है, एक ही अपराध में निचले वर्ण को अधिक सजा। उपनयन संस्कार से तो पहले ही रोक दिया गया है, वो तुमने बता ही दिया आपको, वो है ही। एक अपराध है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के अनुसार सजा के प्रावधान, तो ये बता रहा है कि भाई भेदभाव बढ़ता ही जा रहा है। आगे लिखें आप। छुआछूत एवं दास प्रथा के प्रचलन के भी साक्ष्य। ठीक है, छुआछूत एवं दास प्रथा के प्रचलन के भी साक्ष्य। उत्तर वैदिक काल में छुआछूत की बात नहीं आ रही है खुल करके, भेदभाव है, बट इस समय छुआछूत के प्रमाण मिलने लगते हैं कि कुछ जातियां हैं उनसे दूरी बनाकर रखनी है ना, तो ऐसे करके सामाजिक विकृतियां आपको, कुरीतियां आपको दिखनी शुरू हो जाएंगे। याद है मॉडर्न इंडिया में जब हम पढ़ते थे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जाति प्रथा, छुआछूत, हमने कहा यह हजारों वर्षों से भारतीय समाज में प्रचलित था, अंग्रेजों की देन नहीं है, और सुधारकों ने आवाज उठाई, तो अब वहां आ गए हैं कि कहां से प्रचलन के बारे में हमें इसके प्रमाण मिलने शुरू होते हैं। ठीक है, तो एक ये भी है। अच्छा, ऊपर के जो वर्ण थे उनको विशेषाधिकार था साफ साफ, जैसे वो कर नहीं देते थे, ठीक है, उनको न के बराबर दंड सजा मिलती थी, मतलब किसी अपराध के मामले में कर नहीं देते थे, उच्च पदों पे उनकी नियुक्ति होती थी, है ना, तो एक विशेषाधिकार सा भी है, हायरकी सी भी बन गई है। नेक्स्ट लिखें आप। परिवार पूर्ववर्ती काल की तरह, परिवार पूर्ववर्ती काल की तरह, ठीक है, पूर्ववर्ती काल की तरह। नेक्स्ट लिखें आप। महिलाओं की दशा में और गिरावट, जैसे महिलाओं को भी उपनयन संस्कार से वंचित किए जाने के प्रमाण, वंचित यानी महिलाएं भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती हैं, समकालीन साहित्य में इसके साक्ष्य मिलने शुरू होते हैं। कौमा बाल विवाह के साक्ष्य, बाल विवाह के साक्ष्य, ठीक है, महिलाओं की दशा भी यहां पे मतलब परिवर्तित हो रही है ना, यहां नोट करके लिख लें आप, नोट करके। हालांकि बौद्ध धर्म में शिक्षित भिक्षुणियों की जानकारी मिलती है, शिक्षित भिक्षुणियों की जानकारी मिलती है, ठीक है।
नेक्स्ट लिखें आप खान पान, खान पान, मनोरंजन इत्यादि के साधन पूर्ववर्ती काल की तरह। पूर्ववर्ती काल की तरह सब पहले जैसा ही है। एक और लिख लें आप, आवासीय संरचना अपेक्षाकृत उन्नत, अपेक्षाकृत उन्नत, हालांकि कच्ची ईंटों के प्रयोग के ही अधिक साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, कच्ची ईंटों के ही प्रयोग के साथ ज्यादातर 3rd सेंचुरी बीसी या 4th सेंचुरी बीसी से पक्की ईंटों का प्रयोग शुरू होगा तो फिर बड़े पैमाने पर उसका यूज होगा। एक और लिखें इसमें आप, शिक्षा व्यवस्था भी पूर्ववर्ती काल की तरह हालांकि बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव भी शैक्षणिक गतिविधियों पर बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव भी शैक्षणिक गतिविधियों पर, यह अलग से बताऊंगा मैं आपको, अभी केवल लिखे रहने दीजिए आप यहां पे। ठीक है, एक और लिखें आप, इस काल में आश्रम व्यवस्था संस्कार इत्यादि पूरी तरह स्थापित, ठीक है, ये सब पूरी तरह से स्थापित। जैसे उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम थे, यहाँ 4 आश्रम है। अधिक से अधिक संस्कारों का प्रचलन मिलेगा आपको, क्योंकि सूत्र साहित्य है ही इसी पे सब कुछ। अब जो सोसाइटी है, अब इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अब अगले काल में हमें अलग से बहुत ज्यादा समाज की बात नहीं करनी है। मौर्य काल में कुछ जो नई बातें होंगी वही बात करेंगे। मोटे तौर पे जो एक हिंदू समाज की व्यवस्था है, ढांचा, वो यहां पे बदले हुए रूप में आज भी उसी तरह के संस्कार आप देखेंगे, वैसे ही संस्कार आज आपको दिखेगा समाज में। बच्चे के जन्म को उत्सव के रूप में लोग मनाते हैं। बहुत जगह देखोगे आप, गर्भ धारण में भी बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह किए जाते हैं, बुरी नजर ना लगे। ठीक है, और एक समाज ऐसा रहा है जहां पुत्र प्राप्ति को ही बड़ा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में माना गया है। शादी को, मतलब शादी के एक मकसद माना गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें ध्यान देने वाली बात, कि ऋग्वेद में भी पुत्रों के जन्म पर, पुत्रों के जन्म के लिए मंत्र तो बहुत है कि कौन कौन सा मंत्रोच्चारण करेंगे आप, बट पुत्रियों के लिए कोई मंत्र, तो हम कहते हैं ना कि मतलब एक समाज में आपको एक अंतर दिखेगा, मतलब ठीक है। तो चेंजेस जो सिस्टम बनेगा आपका यहां पे, वो सिस्टम किसी न किसी रूप में परवर्ती कालों में आज तक भी थोड़ी बहुत चीजें, अब चूंकि अधीनस्थ सिस्टम है तो थोड़ा उसी में और विधवाओं की दयनीय दशा है, होनी है। पर्दा प्रथा, चूंकि अब बाल विवाह है तो पर्दा प्रथा है, मतलब दहेज प्रथा एक समय के बाद साथ साथ, ठीक है, एग्जैक्ट डेट तो नहीं मिलता कि कब कब, बट ये सब चीजें प्रचलन में, क्योंकि दक्षिणा वगैरह की तो परंपरा रही ही है, मतलब तो यही सोसाइटी मोटे तौर पे बन जाती है। इसलिए आगे हम बहुत ज्यादा हम, ठीक है ना, ठीक है। एक
अपनी स्टूडेंट है रानी, उन्होंने सवाल पूछा कि सर आपने वैदिक काल में कला शिक्षा विज्ञान शायद नहीं करवाया है, कला के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए नहीं करवाया है। शिक्षा के बारे में, सोसाइटी के बारे में एक दो बातें बताई हैं आपको। जब आखिरी क्लास होगी 13वीं या 14वीं क्लास, तो पूरे प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति मैं बताऊंगा आपको। इसलिए हमने कहा बौद्ध जैन शिक्षा पद्धति भी थोड़ी बहुत तभी बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन थोड़ा मेंस में वैसे आ सकता है। विज्ञान भी उसी साथ, थोड़ा गणित का जो ज्ञान है इन्हें, मतलब और खगोल विज्ञान के एक ही साथ बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, लिख लिया आपने सोसाइटी के बारे में। तो ये बुद्धयुगीन अर्थव्यवस्था और बुद्धयुगीन समाज। अब राजनीति में थोड़ा मसाला अधिक है, तो ब्रेक के बाद बात करेंगे हम लोग। मसाला अधिक है ना। ठीक है, तो हम लोग अब थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं। राजनीति में जरा पीछे की तरफ चलते हैं हम, और उत्तर वैदिक कालीन राजनीति आपको याद हो तो हम लोगों ने जनपद की बात की थी। पहले जन फिर जनपद। अब इस दौर के साहित्य में महाजनपद यानी बड़े बड़े जनपद का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद की विशेष रूप से चर्चा होती है। ठीक है, और ये 16 के 16 जो महाजनपद हैं, है तो वैसे एक दक्षिण भारत में भी हैं, बाकी 15 के 15 उत्तर भारत में ही है। ठीक है, जो राज्यों की जानकारी मिल रही है हमें, उत्तर भारत में ही 15 महाजनपदों की जानकारी मिल रही है हमें। एक दक्षिण भारत में भी है, अस्मक नामक महाजनपद। इसके अलावा इसी दौर में, इसी काल में दो बातें और ध्यान रखने वाली है। एक, ईरानी आक्रमण भी हुआ भारतीय भूभाग पे, उत्तर पश्चिम भारत पे, और दूसरा इसी दौर में सिकंदर का आक्रमण भी, उनके बारे में भी कुछ जानकारी हम लेंगे। राजनीति में चेंजेस क्या दिखेगा आपको इस समय? वेतनभोगी सेना, वेतनभोगी कर्मचारी, वेतनभोगी अधिकारी, इस तरह की चीजें आपको मिलनी शुरू होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो थोड़े कॉन्सेप्ट्स के लेवल पे कि कैसे चेंजेस आए उसको देख लेते हैं हम। उत्तर वैदिक काल से आगे बढ़ते हैं, है ना। लिखो आप जरा, बुद्धयुगीन राजनीति। ठीक है, बुद्धयुगीन राजनीति में पहला पॉइंट लिखें आप कि समकालीन साहित्य में, समकालीन साहित्य में महाजनपदों का उल्लेख महाजनपदों का उल्लेख। ठीक है, कॉमा लेकर के लिखें आप। जैन ग्रंथ भगवती सुत, जैन ग्रंथ भगवती सुत एवं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ये लिख दे रहा हूं यहां पे। और एक हमने नाम लिया भगवती। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है ना। 16 का नाम अभी हम देखेंगे, हम अलग से। हम अगला पॉइंट लिखें आप कि इन महाजनपदों में अधिकांशतः राजतंत्रात्मक थे, अधिकांशतः राजतंत्रात्मक थे
कुछ गणतंत्रात्मक भी। कुछ गणतंत्रात्मक भी, जैसे वज्जी। ठीक है, इसके बारे में अलग से बताऊंगा मैं, बट 16 में ये गणतंत्रात्मक है, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना। तो राजतंत्र और गणतंत्र दोनों के हमें एग्जाम्पल मिलेंगे हमें यहां। आगे लिखें आप। साक्ष्यों से श्रेणीबद्ध अधिकारियों की जानकारी, श्रेणीबद्ध अधिकारियों की जानकारी, जैसे उच्च अधिकारी को या सर्वोच्च अधिकारी को महामात्र कहते थे। महामात्र। महामात्र कहते थे। सर्वोच्च अधिकारी जो होते थे ना, उसको महामात्र कहा जाता था। महामात्र जैसे आईएएस है, वैसे महामात्र हो गया। आईएएस अलग अलग भूमिका में होते हैं, वैसे महामात्र अलग अलग भूमिका में थे। लिखें, अधिकारियों की एक अन्य श्रेणी आयुक्त का भी उल्लेख मिलता है। एक अन्य श्रेणी आयुक्त का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट लिखें आप। राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में बलि साधक भू राजस्व वसूलने वाला, बलि साधक भू राजस्व वसूलने वाला 1/6 के बारे में अनुमान है कि उपज का 1/6 हिस्सा भू राजस्व लेता था। साक्ष्यों से बलि साधक, शुल्काध्यक्ष, चुंगी कर वसूलने वाला, ठीक है, लिख लिया आपने। राजस्व प्रशासन की भी जानकारी हमें मिल रही है। बलि साधक लैंड रेवेन्यू शुल्काध्यक्ष, जो सीमा शुल्क या बिक्री शुल्क दोनों वसूलता था उस समय। सौल्किक या शुल्काध्यक्ष कहा गया इसे, है ना। टोल टैक्स वगैरह को भी वसूलता था ये। नेक्स्ट लिखें आप कि वेतनभोगी एवं विशाल सेना की जानकारी, जैसे कहा जाता है नंदों की सेना से सिकंदर की सेना डर गया था। 2 लाख के आसपास पैदल सेना थी, हाथियों की सेना, घुड़सवार, रथ। ठीक है, तो साक्ष्यों से विशाल संख्या में हमें जाना ही नहीं है ना। सेना नॉर्मली क्या होगा उस समय, पारंपरिक तौर पे नौसेना, वायुसेना जैसी चीज तो आपको बहुत दिखेगी नहीं। ठीक है ना, वायुसेना तो मत मानिएगा आप, क्या पैदल सेना का एक रोल होता था, अश्वारोही का एक रोल होता था, हाथियों की भूमिका होती थी, रथ अक्सर राजा जो है रथ पे, मतलब ठीक है,
घुड़सवारी, रथ, ये सब भी। हाथी का भी एक रोल था, बट हाथी का रोल पूर्वी भारत में ज्यादा था, जैसे मगध जैसे महाजनपद में, उसका जिक्र करेंगे। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि उत्तर वैदिक काल में वेतनभोगी सेना के बारे में हम कह नहीं सकते, सेना तो है बट यहां क्लियर है कि वेतनभोगी सेना है। यहां क्लियर है कि एक राजस्व प्रशासन है, अधिकारियों के वेतनभोगी अधिकारियों की श्रेणी, वहां सब रक्त संबंधों पर आधारित था। तो इसको भी देखोगे तो उत्तर वैदिक काल की तुलना में इन महाजनपदों में जो चेंज है वो बता रहे हैं हम। समझ में आ रही बात? जिसको जिसको उत्तर वैदिक कालीन राजनीति ध्यान है वो कनेक्ट कर सकता है, अच्छा अब ये चेंज आ गया उसकी तुलना में। आगे लिखो आप। दीवानी एवं फौजदारी मामलों को पृथक किए जाने की शुरुआत ठीक है। शुरुआत मतलब दीवानी और फौजदारी मामले, एक न्यायिक ढांचे के बारे में भी, ये क्रिमिनल मैटर है, ये सिविल मैटर, इसे जानकारी मिल रही है। हमने बताई दी आपको जो न्यायिक ढांचा है वो वर्ण के हिसाब से चल रहा है। उच्च वर्ण के लोगों को या तो अपराध नहीं, या मतलब सजा नहीं, या फिर न्यूनतम सजा। निम्न वर्ण के लोगों को ही अधिक सजा, ठीक है। तो ऐसा चल रहा है, उसमें भी भेदभाव में दिखाई पड़ रहा है। सोसाइटी वाले खंड में बताया मैंने आपको। जो चीज उत्तर वैदिक काल में डेवलप नहीं हुआ वो सारी चीजें हमें यहां दिखाई पड़ रही हैं। एक और लिखो आप। हालांकि व्यवस्थित प्रशासनिक विभाजन की जानकारी नहीं मिलती है। व्यवस्थित प्रशासनिक विभाजन की जानकारी नहीं मिलती है। जैसे केंद्रीय शासन हो गया, प्रांतीय शासन हो गया, जिला, ऐसा कोई सिस्टम पता नहीं चल पा रहा है। राज्य है, जरूर सिस्टम होगा। गांवों के स्तर पे उल्लेख मिलता है ग्रामिक का, ग्रामणी का। टैक्स को इंपोज करने में भी और कलेक्शन में भी राज्य को हेल्प करते थे। एक जगह उल्लेख मिलता है कि 86,000 ग्राम प्रमुखों की सभा बुलाई थी, मतलब बिंबिसार ने, मगध का एक शासक था उस समय। और अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित गुजरात में, ठीक है। तो 86,000 ऐसा उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। ऐसा माना कि कितनी संख्या नहीं रही होगी या कैसे बैठक होती होगी, है ना, ठीक है। इससे भी चर्चा मिलती है कि मुश्किल है ऐसा, बट स्टिल। तो ग्राम प्रमुख की भूमिका थी, वो उल्लेख मिल रहा है। जब किताब पढ़ोगे तब देखोगे ग्राम प्रमुख को ग्रामिणी या ग्रामिक लिख लीजिए आप नोट करके। ग्राम प्रमुख को ग्रामणी, ग्रामणी या ग्रामिक कहते थे। ग्रामिक, ठीक है। नेक्स्ट लिखें एक और नोट में ही कि सभा समिति जैसे संस्थाओं के स्थान पर सभा समिति जैसे संस्थाओं के स्थान पर परिषद नामक सलाहकारी संस्था की जानकारी परिषद नामक सलाहकारी संस्था की जानकारी, ठीक। तो सभा समिति जैसी संस्था, चूंकि बड़े बड़े राज्य हैं तो कहां आप उसको बुला पाएंगे आप, वृद्धों की सभा और वयस्कों की, है ना। अब राजा के पास वेतनभोगी सेना है, सभा समिति की उसे जरूरत नहीं है। खास खास लोगों की एडवाइजरी टीम उसने, कैसे जैसे कैबिनेट होता है, फिर एक किचन कैबिनेट होता है,
सुना होगा ना आपने किचन कैबिनेट के बारे में। किचन कैबिनेट का मतलब रसोई घर में कैबिनेट की बैठक नहीं। कहने का मतलब है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तक, या जो उनके बहुत खास लोग होते हैं किसी भी मुद्दे पे विचार विमर्श हो, एक तरह का इनफॉर्मल होता है वो। तो वैसे ही टीम बना ली गई जिसमें ज्यादातर पुरोहित ब्राह्मण वगैरह होते थे जो एडवाइजरी का काम करते थे राजा को। ठीक है, राजपुरोहित हुआ करते थे ना, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी उस समय की व्यवस्था में। ठीक है, तो ये राजनीति में कुछ चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं हमें इन जनरल। अब हम लोग एक 16 महाजनपदों का संक्षेप में परिचय लिखें आप। 16 महाजनपद, इसको नाम और साथ में कैपिटल लिखते चलेंगे हम। ठीक है, 16 का 16 नाम लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। आर्य शर्मा वाली किताब में मैप में भी दिया हुआ, एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग उत्तर पश्चिम से शुरू करते हैं, नॉर्थ वेस्ट से। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पे जो था वहां से शुरू करते हैं हम लोग, है ना। कंबोज, इसका कैपिटल माना गया है राजपुर या हाटक। कंबोज कैपिटल है राजपुर या हाटक। ठीक है, गंधार, मामा शकुनी, है ना। भांजे, उसके बाद चाल। ठीक है ना, मामा एक अलग सा म्यूजिक था महाभारत में, शकुनी जब चलते थे, है ना। और उसके बाद ठीक है ना, अन्याय हुआ है हमारी बहन के साथ, भांजे के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है, और गांधारी जो है मतलब पट्टी बांध करके, ठीक है ना, पूरा जीवन उन्होंने। तो गंधार का लिख ले कैपिटल तक्षशिला। तक्षशिला, कुरु, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। पंचाल, पंचाल, इसके दो कैपिटल का उल्लेख मिलता है। एक है अहि क्षेत्र और एक है काम्पिल्य। अहि क्षेत्र और काम्पिल्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला इलाका हो गया आपका, है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जो उपनिषद की रचना हुई है वो पंचाल जनपद में हुई है। ये बहुत एक महत्वपूर्ण है, या हमने बताया भी था पहले भी आपको। ठीक है, पंचाल हो गया आपका महाजनपद के रूप में, है ना। लिखें आप सूरसेन, मथुरा, सूरसेन, मथुरा। ठीक है, मत्स्य, विराटनगर। किसी को याद तो है, कोई लगातार बोल रहा है ना। मत्स्य, विराटनगर। ठीक है, इन सब शहरों को देख लेंगे, शहरीकरण में सारे शहर आ जाएंगे। इन सब के शहरों के रूप में गिनती होती है, इसलिए हमने कहा शहरीकरण से भी आपका सारा पॉइंट जुड़ जाएगा, आपको ध्यान भी रहेगा। लिखिए अवंती, उज्जैन और महिष्मती। बाहुबली, है ना। उज्जैन, और ये काफी शक्तिशाली राजा रहा हुआ है ना। ऐसे ही आप लिखें चेद्दी, बुंदेलखंड में था ये। सोत्थीवती, चेद्दी सोत्थीवती, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं। सोत्थीवती,
ठीक है, लिखो आप अस्मक, गोदावरी के तट पे था अस्मक, दक्षिण भारत जो हमने बोला आपको, इसलिए हमने कहा एक बार मैप देख लीजिएगा आप, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा हेल्प करेगा आपको। यहां लिख लिया आप पोटिल, ठीक है, लिख लिया आपने पोटिल अस्मक के में। नेक्स्ट लिखें आप, इसको जरा साइड कर दिया जाए है ना, वत्स, कौसाम्बी, ठीक है, कोसल, श्रावस्ती और साकेत, साकेत यानी अयोध्या, ठीक है, कोसल, श्रावस्ती या साकेत। लिखें आप यहां पे मल, कुशीनारा और पावा, कुशीनारा और पावा, ठीक है, ये यूपी में पड़ेगा आपका सब, कुशीनगर जो है भी आपका है ना। यहां पे लिखिए वज्जी, 8 गणों का संग, वज्जी लिख लें आप, 8 गणों का संग, इसी में एक प्रमुख है वैशाली के लिच्छवी, ठीक है, और भी थे विदेह ज्ञात्रिक, बट एक नाम रखिएगा वैशाली के लिच्छवी, 8 में एक नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। मगध, काशी पहले लिख लीजिए आप, है ना, काशी, वाराणसी, ठीक है। मगध की अलग अलग राजधानियां रही हैं। मगध की पहली राजधानी थी राजगृह, और फिर पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना भी कहते हैं, है ना, पाटलिपुत्र, ठीक है, मगध हो गया। वैशाली भी थोड़े समय के लिए रही है। मगध के बाद लिख लें आप अंग, ये बिहार में भागलपुर का इलाका हो गया, ये हो गया आपकी राजधानी चंपा, हाँ, अंग की राजधानी हो गई चंपा, है ना। 16 हो गए क्या पूरे? ठीक है। तो इसमें से कई जगहों का संबंध बुद्ध से भी है, कुछ महावीर स्वामी से भी है, तो जगहों का उल्लेख ना कल्चरल सेंस में भी आएगा थोड़ा। तो हमने कहा 16 महाजनपद को एक बार हम लोग पॉइंट आउट हमने कर लिया है ना। 16 महाजनपद में ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक अवंती, ठीक है, कोसल, वत्स और मगध। अवंती, कोसल, वत्स और मगध, घेरा लगा लीजिएगा। मतलब मेरे पास तो ऑप्शन है बहुत सारे कलर के, पेन देख के तो लग रहा है आपके पास भी ऑप्शन बहुत सारे हैं, पूरा कलरफुल ही तुम है, होली लेके चलते हो अपने हाथ में। नोट करके लिखे आप जरा, लिखे इन 16 महाजनपदों में इन 16 महाजनपदों में 4 सर्वाधिक शक्तिशाली, ये चारों का नाम लिख लो आप, अवंती, कोसल, वत्स और मगध।
ठीक है। और अंततः मगध ने लगभग 3 सदियों में सभी महाजनपदों पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, मगध ने सभी महाजनपदों पर नियंत्रण लगभग 300-250 वर्ष में। ठीक है, ये एक जानकारी वाली बात होती है थोड़ा सा इसमें, है ना। मगध के कुछ शासक ऐसे हैं जो थोड़े पॉपुलर हुए हैं, जिनका धर्म के संदर्भ में उल्लेख मिलता है। तो मगध पे शासन करने वाले वंश, एक शीर्षक दीजिए आप, लिखें आप, मगध पर शासन करने वाले वंश एवं कुछ प्रमुख शासक। इसमें हम लोग डेट पे नहीं जाएंगे, एक मोटा मोटी मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि क्या रहा है, ठीक है। बट एक क्रम थोड़ा सा इसलिए बता देता हूं कि चूंकि मगध ही सबको पराजित कर रहा है, और ये भी थोड़ा जान लेंगे 2-4-5 पॉइंट में मगध ने ऐसा क्यों किया, या मगध को सफलता कैसे मिली, क्यों मिली। ठीक है, मगध पे शासन करने वाला जो पहला वंश है इस समय, वो है हर्यंक वंश। ठीक है, हर्यंक वंश। डेट वगैरह आर्य शर्मा वाली किताब में है कहीं कहीं शासकों के बारे में, आप कुछ देखने का मन करे तो वहां पढ़ने के दौरान देख सकते हैं आप। हर्यंक वंश के 3 शासकों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन इत्यादि। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन इत्यादि। ठीक है, इनका नाम आता रहेगा। जैसे मान लो 544 से 492 बीसी तक इसका शासन था, 492 से कुछ अगला अजातशत्रु का शासन था। नाम इनका कहीं ना कहीं मिलता रहता है, तो थोड़ा ये नाम अवेयर रहे हैं हम कि मगध महाजनपद के हर्यंक वंश से संबंधित ये शासक थे। ठीक है, और डिटेल में थोड़ा बहुत कुछ जानकारी पढ़ने के दौरान मिलेगी आपको। दूसरा लिखें आप, शिशुनाग वंश। इसमें है शिशुनाग, कालाशोक, शिशुनाग, कालाशोक। ठीक है, तीसरा लिखें आप, नंद वंश। महापद्मनंद, धनानंद, महापद्मनंद, धनानंद। धनानंद जो था ना, वो सिकंदर के समकालीन था, है ना। धनानंद हो गया सिकंदर के समकालीन। ठीक है, तो ये तीनों का हम अभी पढ़ रहे हैं इस वाले काल में, महाजनपद काल में। कब से कब शासन रहा और इन सब में नहीं जाना है आपको, ठीक है, एक आइडिया रखना है। इसी में जो अगला वंश आएगा मौर्य वंश, तो उसे हम मौर्य काल के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक होगा मौर्य काल, मगध पे ही शासन करने वाला था वो, पटना को ही केंद्र बना के मौर्य वंश। हमें यह देखना है इसमें कि जैसे हमने बताया कि मगध सफल रहा तो क्यों। देखिए आप,
मगध महाजनपद के राजनीतिक सफलता के कारण या सफलता के कारण ठीक है, महाजनपद के सफलता के कारण पॉइंट्स लिखें आप जरा। सफलता के कारण में पहला पॉइंट लिखें आप कि विभिन्न शासकों की योग्यताएं जैसे बिंबिसार ने अंग को जीता, अंग को जीता। जैसे आप ऐसे देखेंगे, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि ये आप लगा लीजिए पूर्वी भारत का इलाका है, ये बंगाल का तट हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये आपका अंग है और ये आपका मगध महाजनपद है। तो बिंबिसार ने सबसे पहले अंग को जीता, तो समुद्र तट तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो गई, कोई समस्या नहीं रही उसको, ठीक है। ऐसे ही जैसे यहां काशी है, यहां लिच्छवी है, अजातशत्रु इन दोनों को निपटा देगा। लिच्छवी उसका अपना ननिहाल या मामा का घर हो गया, फिर भी नहीं छोड़ा वो, ठीक है। लोग मामा के बारे में कहते हैं, कभी कभी भांजा भी जो है, ठीक है ना। तो अजातशत्रु थोड़ा कुछ वैसा था, है ना। तो विभिन्न शासकों की योग्यता, जैसे अलग अलग शासकों ने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई। बिंबिसार ने न केवल अंग को जीता बल्कि कौशल से वैवाहिक संबंध। तो वैवाहिक संबंध स्थापित होने से क्या होता है कि आपकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, सामाजिक वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे करके बिंबिसार के समय से ही थोड़ा प्रभाव बढ़ने लगा था, वैवाहिक संबंधों के कारण, आक्रामक नीतियों के कारण, ठीक है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, बट हमें लेना नहीं है, एक आइडिया रखना है। दूसरा पॉइंट लिखें आप, आर्य शर्मा में एक चैप्टर ही है जनपदों का परिचय और मगध के सफलता के कारण, वहां ये सारी बातें मिलेंगी आपको, ठीक है। दूसरा लिखें पॉइंट इसमें आप कि मगध के मगध की राजधानियां प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थीं। मगध की राजधानियां प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थीं। ठीक है। जैसे राजगिरी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था, पटना नदियों से घिरा हुआ था, तो इतना आसान नहीं था किसी दुश्मन के लिए उसको भेद पाना। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, मगध का आर्थिक आधार सशक्त, मजबूत। ठीक है। जैसे उपजाऊ क्षेत्र पर नियंत्रण, जो गंगा का मैदान है, बिहार वाला इलाका, वो सब इसके पास था, है ना। बंगाल का इलाका इसके पास आ गया था, मतलब उपजाऊ क्षेत्र पर नियंत्रण, कौमा आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, जैसे विदेश व्यापार वगैरह भी हो रहे हैं इसके, है ना। कॉमा देके लिखें आप, सिक्कों का प्रचलन, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बताया था, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध वाले क्षेत्र में। अब काशी पे
तो अजातशत्रु ने कब्जा कर लिया जब राइज हो रहा है इनका। तो सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन भी यही हुआ है, इसी क्षेत्र में, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा? रेवेन्यू कलेक्ट करने में से सुविधा, तो कर्मचारी, सेना वगैरह की संख्या, उसे आप वेतन दे सकते हैं आप। तो ये तुलनात्मक बढ़त है ना। एक सवाल पूछा है अभिषेक ने कि सिल्वर ही है और इसका क्वाइंस बनाया जा सकता है। बहुत टफ सवाल पूछा अभिषेक ने कि कैसे पहचानूंगा कि चांदी और इसके क्वाइंस बनाया जा सकता है। हमने इस इंडस्ट्री में आपको कहा है कि ये सब एक प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे विकास यात्रा में कुछ धातुएं ऐसी हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं, उसकी चमक या अन्य गुणों के कारण उसका महत्व, इंसान ने महत्व देना शुरू किया, ठीक है। तो फिर उसकी एक वैल्यू कभी कि भाई ठीक है, लेन देन में जैसे किसी के पास चांदी आ गया होगा, ठीक है भाई तुम ये रख लो, बदले में मैं ये सामान लेके जा रहा हूं। तो ये ऐसे स्वतः विकास हुआ होगा, कोई मतलब इसका कोई सोर्स नहीं मिलेगा आपको कि कैसे शुरू हुआ होगा, है ना अभिषेक। तो सिक्कों से जरूर फायदा मिला मगध को, खेती भी इसके पास है, व्यापार भी है, सब है ना। तो इकोनॉमी, जैसे विदेश व्यापार बाकी महाजनपदों के पास उतनी सुविधा नहीं जितनी इसके पास थी, जो बंगाल के करीब था। गंगा के उपजाऊ इलाकों पे इसका भी कब्जा है, काशी को तो इसने जीत ही लिया था, एक कोसल का कब्जा है, सॉरी वत्स कौसाम्बी का कब्जा है। आगे लिखे आप, एक मजबूत सैन्य आधार, जैसे सेना में संभवतः पहली बार मगध के शासकों ने ही हाथी का उपयोग किया। ठीक है, इसी में लिखिए एक और एग्जाम्पल, लौह के खानों के नजदीक, लौह खान आयरन माइंस, लोहे के खानों के नजदीक स्थित होना। ठीक है, जिसके पास लोहा का सोर्स है ना, जैसे दो के पास ही लोहा का सोर्स था, या तो मगध के पास या अवंती के पास, तो लोहा के मजबूत हथियार होंगे, उसके खेती के उपकरण भी आसानी से आपके पास होंगे, तो वो क्षेत्र तुलनात्मक रूप से तो मजबूत रहेगा। ठीक है, वो तुलनात्मक रूप से मजबूत होने जा रहा है। तो इसके पास दो बड़ी सुविधाएं थी, झारखंड और उड़ीसा के जो आयरन माइंस थे उसके नजदीक था। ठीक है, तो वहां से लोहे आसानी से मिल जाते हैं, जो स्थानीय समाज के लोग रहेंगे उससे, और उससे मतलब कृषि के उपकरण और हथियारों का निर्माण। लोहा आज भी इतना मजबूत होता है, कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सोचिए अब युद्ध में उस समय सबसे उन्नत था, वो मजबूत चीज हो गई वो। कुछ भी कह लीजिए, अब हाथी को देख करके, क्योंकि बहुत आक्रामक नहीं होता है हाथी जैसे और जंगली जानवर होते हैं, बट एक है ना विशालकाय जानवर है वो, मतलब ठीक है। तो आप हाथी को लेकर चले गए युद्ध में, आप 50 हाथी को लेकर के आप, तो शत्रु पे वैसे ही भारी पड़ जाएंगे आप, यदि हाथी को आपने कंट्रोल करना सीख लिया तो। हाथी से बाद में हारना ज्यादा होता था, उस समय नहीं। ठीक है, वो बहुत बाद वाली घटना है वो, है ना। ये कि हाथी यदि बिदक गया तो अपनी सेना को भी नुकसान पहुंचाता है, यही कहना चाह रहे हो ना? नहीं, दोनों पक्ष हैं। ठीक है, यदि बढ़िया से कंट्रोल करने वाला कोई हो तो कंट्रोल कर सकता है उसे। ठीक है, तो इन सब का एडवांटेज मिला मगध को, कि मगध क्यों सफल रहा। क्लियर सभी को ना? तो नोट में हमने क्या लिख लिया, एक 16 महाजनपद का छोटा सा परिचय ले लिया, मगध क्यों उसकी बात हमने कर ली, एक पॉलिटिकल परिचय है। नोट में विदेशी आक्रमण भी लिख लीजिए, थोड़ा सा 2-4 जानकारी है। विदेशी आक्रमण,
विदेशी आक्रमण में पहला लिख लें आप, ईरानी आक्रमण। डेरियस नामक शासक ने किया था। ठीक है, डेरियस नामक शासक है ना, सबसे पहले इसने आक्रमण किया था। इसने किया था पाकिस्तान वाले इलाकों पे बहुत लंबे समय तक कब्जा किए रखा, इसके उत्तराधिकारियों ने भी। ईरान का शासक था ये, है ना। इसका इम्पैक्ट क्या रहा, जैसे आर्यों के आक्रमण के बाद हमें ईरानी आक्रमण की जानकारी मिलती है, तो प्राचीन काल से ही विदेशी आक्रमण जब जब हुए उसके बारे में कुछ जानकारी हमें रखनी होती है, ऑब्जेक्टिव के मकसद से। इसके प्रभाव में लिख लें आप यहां पे, उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचलन। उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचलन। ठीक है, ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेख भी मिलेंगे आपको इसमें, है ना। और लिख लें आप, मौर्य कला पर कुछ प्रभाव। ये जब हम पढ़ेंगे मौर्य तब देखेंगे इसको। बाकी पंजाब वाले इलाके पे, सिंध वाले इलाके पे इसका कब्जा था, लंबे समय तक कब्जा रहा ईरानियों का। अच्छा खासा इनकम होता था उससे, उसपे वो ज्यादा हमारे महत्व का अब नहीं है। यदि कोई सांस्कृतिक इंपैक्ट वगैरह होता तो थोड़ा उसे हम निकाल लेते हैं पॉइंट्स को हम। ठीक है, ऐसे ही हुआ सिकंदर का आक्रमण। (326 से 325 ईसा पूर्व) लगभग 19 महीने तक था। 326 से 325 ईसा पूर्व। ठीक है, सिकंदर था मकदूनिया, मैसिडोनिया। ठीक है, सिकंदर था मकदूनिया या यूनान का शासक। मकदूनिया या यूनान का शासक। ठीक है, हाँ, ईरान तो अपना पड़ोसी है, अब अलग अलग है। उस समय तो सब सिकंदर का था। ठीक है, कहीं यूनान मिलेगा, कहीं मैसिडोनिया मिलेगा आपको। इसी में लिखे, जैसे मतलब ये विश्व विजय की यात्रा पर निकला था, इसने तुर्की को जीता और एशिया के सब तमाम, ईरान, इराक, सबको जीतते हुए ये मतलब भारत की सीमा में प्रवेश किया। ये भी खैबर दर्रा पार करते हुए भारत की सीमा में इसको दो शक्तिशाली राज्य से सामना करना पड़ा। एक तक्षशिला का शासक था आंभी। आंभी ने अधीनता जल्दी मान ली इसकी। फिर पोरस से इसकी एक जबरदस्त लड़ाई हुई और फिर पोरस को भी इसने मतलब उसके पोरस को भी इसने गिरफ्तार कर लिया, उसके राज्य पे भी कब्जा कर लिया। सिकंदर ने पोरस से पूछा भी था कि भाई बताओ तुम्हारे साथ अब क्या व्यवहार किया जाए। पोरस बहुत साहसी था कहा जाता है। उसने कहा था कि भाई जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करते हैं वही व्यवहार। तो उसकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके राज्य लौटा दिए थे। यूनानी स्रोतों में इसका उल्लेख मिलता है। करीब 10 साल से लगातार उसकी सेना अभियान पर थी। बट पोरस के साथ लड़ाई में सेना उसकी इतनी थक गई और तब तक सेना को खबर मिली ये कुछ भी नहीं, ट्रेलर है अभी, ये पिक्चर अभी बाकी है। धनानंद के पास एक विशाल सेना है, मतलब ठीक है, हाथी है। तो उसकी सेना में घबराहट था। सिकंदर के बारे में कहा जाता है उसने बड़ी कोशिश करी अपने सेना में ऊर्जा जान डालने की, बट सेना तैयार नहीं हुआ। बहुत दुखी मन से वापस हो गया वो। ठीक है, तो लड़ाई हुआ नहीं धनानंद से, है ना। तो
19 महीने तक रहा, छोटे मोटे राज्यों को उसने निपटा दिया उत्तर पश्चिम भारत में। और उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य 3 भागों में बट गया था। एक यूनान में सिडोनिया का राज्य हो गया, एक मध्य एशिया में एक राज्य हो गया, और एक बैक्ट्रिया करके अफगानिस्तान का एक बड़ा भूभाग मध्य एशिया है ना। तो यूनानियों का यहां तक शासन था हमारी। तो मौर्यों के समय यूनानी हमारे पड़ोसी थे, ठीक है, चूंकि कब्जा यहां तक था तो लिखा पड़ोसी राज्यों के रूप में उल्लेख मिलेगा। पॉलिटिकल घटनाक्रम को हम ज्यादा महत्व नहीं देते हैं सिवाय क्रम के, लेकिन जैसे पोरस आंभी, पोरस कम से कम सामान्यतः जो थोड़ा बहुत इसको सिकंदर का आइडिया रहता है बता देगा, पोरस ने सिकंदर को बहुत जबरदस्त प्रतिरोध किया था, तो वो जानना चाहिए हमें, क्लियर ना। तो पोरस का नाम थोड़ा ध्यान हमें ऐसे रखना कि हाँ पोरस ने प्रतिरोध किया था सिकंदर का। सिकंदर का अभियान महत्व क्यों रखता है? चलो ये लौट तो गया यहां से, बट क्यों महत्व रखता है ना, लिख लें आप। भारतीय इतिहास में तिथि क्रम के निर्धारण में भारतीय इतिहास में तिथि क्रम के निर्धारण में ठीक है, जैसे सिकंदर यूनानी यात्री रिकॉर्ड रखते थे, तो ये क्लियर है कि इसी समय आक्रमण हुआ, ठीक है। अदरवाइज हम लोग क्या था कि घटनाओं को तो बताते हैं, बस तिथि का ध्यान, तो साहित्यिक साक्ष्य की बहुत बड़ी सीमा है कि उसमें तिथि का बहुत उल्लेख नहीं मिलने जा रहा आपको, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंस इसका। अगला लिखें आप कि उत्तर पश्चिम के बारे में सिकंदर के समकालीन यात्रियों ने भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी दी है। भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी दी है। जैसे एक नियार्कस का उल्लेख मान लो मिलता है ना, तो भौगोलिक विवरण अच्छा दे रहा है, सिकंदर के साथ ही था वो नियार्कस, वो भी थोड़ा प्रामाणिक सा हो जाता है, ठीक है। और सिकंदर के अभियान के बाद यूनानियों से संपर्क बढ़ा, लिख लें आप। सिकंदर के अभियान के पश्चात यूनान से संपर्क बढ़ा। से संपर्क बढ़ा, ये हम आगे देखेंगे अभी जब इंडो ग्रीक की बात करेंगे। तो हम तिथिक्रम वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सिकंदर ने कुछ शहर बनाए थे, काबुल के पास एक सिकंदरिया शहर, पाकिस्तान में एक सिकंदरिया, एक बुके फाल, ऐसे करके एक चैप्टर ही है ईरानी और सिकंदर के आक्रमण पे। पढ़ते जाना है किताब साथ में आपको, नोट्स कंप्लीट करने के बाद आर्य शर्मा वाली, क्लियर ना। सती प्रथा का कुछ उल्लेख उसके समकालीन यात्री दे रहे हैं। यहां से बहुत सारे बैल लेकर के गया था वो, कि भाई यहाँ के बैल उन्नत हैं तो पशुओं के नस्ल जो है बेहतर होंगे। वो ये सब भी कुछ कुछ ऐसी जानकारी आपको मिलेगी, है ना। खाका मैं रख दे रहा हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें ध्यान क्या रखना है, क्लियर सभी को। तो बुद्धयुगीन समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पे हमने बात कर ली है। एक गणतंत्र रहेगी, उसके बारे में थोड़ी चर्चा मैं करा दूंगा अगली क्लास में आपको, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत गणतंत्र पे बात कर लेंगे 2-4 मिनट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे धर्म और साहित्य। पूरा क्लास जाएगा धर्म और साहित्य पे, तब भी शायद पूरा ना हो पाए, क्योंकि बौद्ध धर्म पे बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। हाँ बोलिए। सिकंदर के आक्रमण के समय
अधिकांशतः महाजनपद पर मगध का नियंत्रण हो चुका था। मतलब ऑलमोस्ट पंजाब सीमा मिलती थी, मतलब सिकंदर और धनानंद के। ठीक है, ठीक। हाँ, क्या? हाँ, उसी समय चाणक्य भी उसके समकालीन हो गया। चाणक्य को धनानंद ने अपमानित किया था, जो नंद शासक था। तब उसने कहा था ठीक है मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तो मौर्य काल के साथ थोड़ी बहुत बात करेंगे उसके हम। चंद्रगुप्त मौर्य भी सिकंदर की सेना को देखा था, उसकी बात करेंगे हम मौर्यों के साथ हम। ठीक है, यहां तक तो क्लियर ना सभी को? इसमें 4 चैप्टर है आर्य शर्मा में जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एक चैप्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए फिर टाटा बाय बाय, मुलाकात फिर होती है हम लोग अगले। इस वीक में तो क्लास नहीं है ना अब? चलिए अच्छी बात है, अगले वीक में मिलेंगे फिर हम लोग, है ना? ठीक है, थैंक यू। हाँ, होली की सबको खूब सारी शुभकामनाएं, है ना? ठीक है। ये तो कलरफुल, तुम बहुत सारे पेन लेकर के आते हो हैं।